श्री हृदयराम जी साहिब के चरणों में शत शत नमन, माँ सरस्वती के चरणों में शत शत नमन और माँ भारती के चरणों में शत शत नमन। आते ही भाऊजी ने हम सब से एक प्रश्न किया कि वंदे मातरम का क्या अर्थ है। हमारी मातृभूमि के चरणों में नमन इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये वो धरती है जिसमें हमने जन्म लिया और ये कोई अचानक से हुआ कोई कार्य नहीं था। हमारे पिछले जन्म के कर्म, हमारे पिछले जन्म के सौभाग्य, जिनकी वजह से हम किसी धरती में जन्म लेते हैं और वो धरती हमारा पालन पोषण करने के लिए निरंतर हमें कुछ न कुछ देती रहती है। संत जी का जीवन अगर हम देखें, अभी उनका जन्मदिन पड़ा था और हम सब के बीच में डॉक्टर अर्चना गुप्ता मैडम ने हमारे साथ कुछ अनुभव और कुछ बातें संत जी के विषय में शेयर की थी और हम सब ने जाना कि संत जी का जीवन निरंतर देने के ऊपर ही आधारित रहा। उनके जीवन का ध्येय सबको कुछ ना कुछ और स्पेशली दुखियों को कुछ ना कुछ देने का रहा। कुछ ऐसा ही भाव हम सबके मन में भी रहे। हम अपने जीवन का उद्देश्य पा सकें, हम अपने जीवन जिसलिए हमें इस भगवान ने इस धरती पर भेजा है, इस भारत भूमि पर भेजा है, वहाँ पर आकर वह कार्य कर सकें जिसके लिए उन्होंने हमें निर्धारित करके भेजा है। ऐसे ही कार्य करने के लिए बीच बीच में हमारे रास्ते में अनेक उलझनें आती हैं, कभी कभी कुछ चुनौतियाँ आती हैं। उनका सामना कैसे करें। हमेशा एक सी ही परिस्थितियाँ नहीं रहती, पर कुछ सार्वभौमिक सिद्धांत हैं जो हमेशा ही हमें मुश्किलों से निकलने में, चुनौतियों का सामना करने में मदद करते हैं। तो भाऊजी हमें उन सार्वभौमिक सिद्धांतों के बारे में बताने के लिए समय समय पर हमारे बीच आते हैं। नवदुर्गा का समय है, आप सब कन्याएं हैं। ऐसे शुभ अवसर पर भाऊजी अपनी बिटियाओं से मिलने हमारे बीच में आए, तो एक बार करतल ध्वनि से उनका जोरदार स्वागत करेंगे। मेरे को तो अभी सब माँ दुर्गा लग रही हैं, इसलिए मैंने सबको प्रणाम किया। क्यों भाई कि क्यों इनमें माँ दुर्गा नहीं है क्या? बिल्कुल है ना, बिल्कुल सब है। सरस्वती भी इनमें, दुर्गा भी इनमें। और हमारे पास 9 के बहुत सारे मल्टीपल्स में देवियां हैं भाऊजी। हम लोग तो एक साथ बहुत सारी नवरात्रियां मना रहे हैं। हाँ, तो मैं सबसे पहले स्वागतीय उद्बोधन के लिए आदरणीय डालिमा मैम को आमंत्रित। एक बात माँ जी मैं बोलूँगा, भारत माता के बारे में आपने बताया कि उसका हम हवा ले रहे हैं, फल खा रहे हैं। मैं कहता हूँ जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में धारण किया, कितने कष्ट सहे, कितने संयम से उठने बैठने खाने पीने में, फिर अपनी जान को दांव पर लगाकर हमें ले आई। तो छोटे से खरगोश जितने बच्चे को कैसे उसने इतनी बड़ी बना दिया। यदि उस माँ के प्रति हम कृतज्ञ नहीं हैं, उस पिता ने जिसने खूब संघर्ष करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया ताकि मैं पौष्टिक भोजन अपने बच्चे को दे सकूं, क्योंकि इसको संघर्ष करना है जीवन भर, शारीरिक मानसिक रूप से सुदृढ़ रहे। ऐसे माता पिता को हम देखते आ रहे हैं बचपन से कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया। यदि उसके प्रति हमारे मन में कृतज्ञता का भाव नहीं है तो हम न माँ भारती के बनेंगे, न उस मालिक के बनेंगे, न अपने जीवन साथी के बनेंगे। फिर धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। इसलिए पहले हमें अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता का इतना गहरा भाव होना चाहिए, संवेदनशीलता। जिस वात्सल्य भाव से, संवेदनशीलता से उन्होंने हमें इतने सी, और अभी तो कितना बना, आज हम बड़े हो गए, क्या हमारा दायित्व नहीं है कि हम उनकी तकलीफ़ों को उसी संवेदनशीलता के साथ महसूस करके उसे दूर करने का प्रयास करें, बिना उनके कहने से तो गधे भी करेंगे, नौकर भी करेंगे। हम बिटियाँ हैं उनकी, अगर उनकी नहीं बने तो फिर ये वंदे मातरम वाली जो है ना थ्योरी
सब कहने की बात, लिप मूवमेंट है। अपने माता पिता के प्रति जो कृतज्ञ नहीं है, उसके जीवन में दुख ही दुख, ऊपर वाले का कोप बरसता है उसके ऊपर। और जो कृतज्ञ है, उसके साथ माता पिता का आशीर्वाद है, दुआएं हैं, वो कभी भी कहीं भी असफल नहीं होता, उसकी मेहनत कभी निष्फल नहीं जाती। मैंने देखा कई बच्चे माता पिता से बात बात पे लड़ते थे, आज्ञा नहीं मानते थे, खूब पढ़ते थे, फिर भी खींच खींच के सेकंड डिवीज़न में आते थे। और जो माता पिता की आज्ञा मानते थे, उन्हें सम्मान देते थे, हमेशा फर्स्ट 70-80%। ये क्या है? मैं तो देखता आ रहा हूँ बचपन से। इसलिए हमारी संस्कृति में माता पिता को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है। तो उस माँ के प्रति हम कृतज्ञ हैं। तो वंदे मातरम जब बोलें तो पहले उस माँ के प्रति, फिर भारत माँ के प्रति, और फिर उसके ऊपर वाले के प्रति। 3 बार इसीलिए तो बोलते हैं हम। ठीक है जी? बिल्कुल भाव जी। तो मैं डालिमा मैम को आमंत्रित करूंगी आज के सत्र के शुभारंभ के लिए और स्वागतीय उद्बोधन के लिए। धन्यवाद विभा मैम। हाँ बेटिया, और कुर्सियाँ लगवाओ इधर। परमहंस संत शिरोमणि हृदयराम जी साहिब के चरणों में मेरा शत शत नमन। हमारे परिवार के मुखिया, और पल पल आपने देखा जो हमें इतने आसानी से इतनी बड़ी बातें सिखाते हैं, परम आदरणीय श्रद्धेय सिद्ध भाव जी के चरणों में वंदन। हमारे शहीद हेमू कलानी एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव आदरणीय साधवानी भाव जी, जो कॉलेज में कार्य चलते हैं कितने बखूबी से, बसेस की व्यवस्था, आपके एकेडमिक्स टाइमिंग्स की व्यवस्था, भाव जी का बहुत बड़ा उसमें योगदान होता है। आप जो सारी फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं, भाव जी दिखते नहीं हैं, बट साधवानी भाव जी का पीछे इतना हार्ड वर्क होता है। तो भाव जी आपका अभिवादन एवं अभिनंदन। परम आदरणीय हीरो भाव जी, जो संत हृदयराम गर्ल्स कॉलेज के निदेशक हैं, अभी यहाँ नहीं है, पर हमें पता है उनकी ऊर्जा पल पल हमें आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करती है, उनको भी नमन। संत हृदयराम कन्या महाविद्यालय की वाइस प्रिंसिपल परम आदरणीय डॉक्टर गुंजन शुक्ला मैडम का अभिवादन एवं अभिनंदन। मेरी सब शिक्षिकाएं जो यहाँ बैठी हैं, जिनके बिना मैं कहूँ तो मेरा काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक टीम होती है, एक यूनिट होती है जो आगे एक परिवार को लेके चलती है, और हर अच्छे और बुरे पल में वो मेरे साथ रहते हैं। इसलिए उन सभी का हृदय से अभिवादन एवं अभिनंदन। आप सब प्यारे बच्चों, कॉलेज आपका है, आपसे चलता है। जो हम हर बात कहते हैं, हर एक्टिविटी इट इज़ स्टूडेंट सेंट्रिक। आपके भविष्य के लिए सब कुछ होता है, आपके उज्ज्वल, आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए, और आप सब उस पर चल रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं वो सुनते हैं, मानते हैं। इसीलिए आप सब के लिए मैं कृतज्ञता अपनी एक्सप्रेस करती हूँ, माई डीप ग्रैटिट्यूड्स, क्योंकि मैंने देखा बच्चों को अब हम जो बोल रहे हैं, और यही हमें और मोटिवेट करता है कि हम और अच्छा आपके लिए कर सकते हैं। तो हार्टिली थैंकफुल टू ऑल द स्टूडेंट्स। भाव जी ने अभी माँ की बात की, वंदे मातरम की बात की, और यही भाव जी मैं सोचकर कुछ और आई थी, पर बोलना कुछ और चाहूँगी, माँ को याद करना चाहूँगी। मैं बच्चों इस संस्थान से जुड़ी थी जब अंडर ग्रेजुएट ही थी, 2य वर्ष में थी। मैंने जीव सेवा संस्थान ज्वाइन किया था एज ए करेस्पॉन्डेंट। शुरू में 1-2 दिन, क्योंकि मेरी लिखाई अच्छी थी, महेश भैया वहाँ पे सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बहुत तारीफ़ की, पर कुछ ही दिनों में ना मैंने अपने एक पत्र पे डांट खाई उनकी, क्योंकि हम सब छोटे होते हैं, हमें पेशेंस नहीं होता, और हमें लगता है हमें किसी ने कैसे डांट दिया। तो उस दिन शायद मुझे भी ऐसा लगा, और मैंने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन करके बोला मुझे नौकरी नहीं करनी, मैं वापस आ रही हूँ। मेरी माँ ने मुझसे रीज़न पूछा, तो मैंने बोला कि मुझे डांट मिली। तब मेरी माँ ने समझाया, क्योंकि 2 दिन पहले तक मैं बहुत खुश थी, अप्रिसिएशन मिल रहा था। तो माँ ने एक बात बोली कि जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे ज़रूर होते, देयर आर नो रोजेस विदाउट थॉर्न्स। तो यदि जीवन में अच्छा पा रहे हो तो फिर कांटों का भी चुभन सहने की शक्ति रखो। और वो सीख मैंने अपने जीवन की सीख उस दिन से बना ली। और वाकई बच्चों,
मैंने हर जगह पाया कि वो थॉर्न्स भी ना हमारे लिए चैलेंजेस है जो हमको और ज़्यादा ताकत देते हैं, हम और स्ट्रॉन्गर निकलते हैं। तो माँ की दी गई छोटी छोटी शिक्षाएं हमें जीवन पर्यंत याद रहती हैं। और आप देखेंगे कि कभी समय आता है तब वो माँ ने जो किचन में भी हमें छोटी सी बात बताई हो, वो हमें एकदम याद आती है और हम उस पर चलते हैं और हमें रास्ता मिल जाता है। तो माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता। और भारत माता जिस देश के लिए हम हैं, तो हम सब, आप युवा शक्ति हैं, आप सबको इस अपने आप को, अपने आसपास को और इस देश को आगे लेके जाना है। तो एक बार फिर से पुनः मैं सभी का हृदय से अभिवादन, अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैडम ने बहुत अच्छी बात बोली कि जब फूल होते हैं तो कांटे भी होते हैं, और जिसने कांटों की चुभन नहीं सही वो फूलों की कदर नहीं करेगा भाई। बिल्कुल सही। दुख नहीं हो तो सुख को कौन पूछे, सुख में दुखी हो जाए। बिल्कुल। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर सेक्रेटरी शहीद हेमू कलानी एजुकेशनल सोसाइटी श्री AC साधवानी जी को आमंत्रित करेंगे कि वो इस विषय पर और आगे भी और भी कुछ बात बताने के लिए हमारे बीच में आए। परमहंस संत शिरोमणि हृदयराम साहब जी, जिनके आशीर्वाद से न सिर्फ ये शिक्षा के मंदिर बल्कि और भी कई कल्याणकारी गतिविधियां चल रही हैं, उनके श्री चरणों में आपकी ओर से और स्वयं की ओर से मैं वंदन करता हूं, आशीर्वाद की याचना करता हूं। साथ ही स्वागत करते हुए आशीर्वाद की याचना करता हूं उनके उत्तराधिकारी, हम सबके मार्गदर्शक और शहीद हेमू कलानी एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन, न सिर्फ शहीद हेमू कलानी बल्कि और भी 10 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो संत नगरी में कार्यरत हैं मानव कल्याण के लिए, उन सबके चेयरमैन हैं। परम श्री सिद्ध बाबू जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ, आशीर्वाद की याचना करता हूँ। मंच पर उनके साथ बैठे हुए आपके कॉलेज की प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर डालिमा पारवानी जी, वाइस प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर गुंजन शुक्ला जी, फैकल्टी मेंबर्स और प्यारी प्यारी बेटियों, जैसा मैंने बताया 10 ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो शहीद हेमू कलानी एजुकेशन सोसाइटी है वो 8 स्कूल और 2 कॉलेजेस संचालित करती है, और ये जो मैनेजमेंट कॉलेज है उसको भी जोड़ दिया जाए तो 3 कॉलेजेस। ये तीनों कॉलेजेस के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आदरणीय हीरो बाबू हैं, जो व्यस्ततावश आज यहाँ उपस्थित नहीं है। इसके अलावा सेवा सदन आई हॉस्पिटल, एक नियोग परिषद है जो 2100 बच्चों से भी अधिक बच्चों की, जो ऐसे निर्धन और मेधावी बच्चे जिनकी अगर परिषद सहायता न करे तो वो शायद पढ़ भी न पाए, उनकी निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करती है। स्लम एरिया के बच्चे हैं, बहुत ही निर्धन परिवारों के, लेकिन मेरिटोरियस। क्राइटेरिया ये रहता है कि कम से कम 50% मार्क्स हों तभी उनको वो गोद लिया जाता है। इसके अलावा उनकी 2 इकाइयाँ हैं, भगवान कला केंद्र, स्वामी विवेकानंद कैरियर एकेडमी, नीतू मेहतानी मेमोरियल लाइब्रेरी। ये कैरियर गाइडेंस और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए ये तीनों इकाइयाँ उनकी हैं। साथ ही परिषद निःशुल्क जल व्यवस्था करती है। 100 से भी ऊपर ट्यूबवेल हैं जो संत नगरी और आसपास के गांव में लगे हुए हैं। इसके अलावा टैंकरों से भी पानी की सप्लाई होती है। सेवा सदन आई हॉस्पिटल का नाम आपने सुना होगा। सेंट्रल इंडिया में दैट इज़ द बेस्ट हॉस्पिटल, आई हॉस्पिटल। निःशुल्क जो आई कैंप्स वहाँ लगती है हफ्ते में कम से कम 2, तो करीब 35 सेवा सदन आई हॉस्पिटल के सेंटर्स हैं जहाँ पे ओपीडी होती है। फिर जो ऑपरेशन के योग्य पेशेंट्स होते हैं उनको सेवा सदन की एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस छोटी एम्बुलेंस नहीं, बस जैसी एम्बुलेंस, उसमें उन पेशेंट्स को लाया जाता है। यहाँ पे कैटरेक्ट रिमूवल होता है और इंट्राऑकुलर लेंस इम्प्लांटेशन होता है। साथ ही दवाइयाँ, ये ऑपरेशन का खर्चा सब निःशुल्क होता है। यहाँ तक कि उनके साथ जो अटेंडेंट होता है वो भी, जितने दिन वो यहाँ रहते हैं 2-3 दिन, उसकी भी निःशुल्क व्यवस्था होती है। ये निरंतर आई कैंप्स चलती रहती है। तो इतना बड़ा
कार्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा सदन आई हॉस्पिटल कर रही है। नेचुरोपैथी एंड योगा सेंटर, जिसको आरोग्य केंद्र भी कहते हैं, वो भी ऐसे असाध्य बीमारियों के इलाज के लिए सुप्रसिद्ध है। साथ ही बीमार पड़े ही नहीं आदमी तो उसके लिए भी। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में परमहंस संत जी ने और फिर उसी को आगे बढ़ाते हुए परम सिद्ध बाबू जी ने इतने ज़्यादा मानव कल्याण के कार्य किए हैं कि करीब आधा करोड़ लोगों का भला हुआ है। ये जो बच्चों का मैंने बताया 2100 बच्चे, वो तो कक्षा पहली से अगर उनको जब गोद लिया जाता है ना, तो इवन कॉलेज लेवल तक उनकी निःशुल्क शिक्षण की व्यवस्था होती है। कई बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स में लगे हैं। तो आप सोचिए, इतने अधिक ऑर्गेनाइजेशंस, फिर एक जीव सेवा संस्थान है जो कोऑर्डिनेट करता है सभी एक्टिविटीज़, डोनेशन रेज करता है। ये जो इतना अच्छा सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इतनी सारी बसें हैं, गाड़ियाँ हैं, ये सब जो देश विदेश के डोनर्स हैं उनसे वो कोऑर्डिनेट करते हैं। और स्वामी जी में उनकी अटूट श्रद्धा है, इसीलिए वो मुक्त हस्त से दान राशि देते हैं, तभी इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए उपलब्ध है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जैसे मैंने बताया तीनों कॉलेजेस बिटियाओं के लिए, तो आप समझिए कि अब कल्पना नहीं कर सकते ना, आपको शायद नहीं मालूम कि अगर एक बिटिया प्री नर्सरी से एडमिशन ले, जो शहीद मुकलानी एजुकेशन सोसाइटी है उसके 3 फाउंडेशन स्कूल, विद्यासागर पब्लिक स्कूल और 2 और उसके सहयोगी स्कूल, तो प्री नर्सरी से अगर बिटिया एडमिशन ले तो हायर एजुकेशन तक उसको कहीं नहीं जाना, MBA तक, इवन नेचुरोपैथी डॉक्टर विच इज इक्विवेलेंट टू MBBS। इतनी अधिक शिक्षा की व्यवस्था और फिर क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ संस्कार। अगर व्यक्ति में संस्कार न हो तो वो ऐसा होगा कि एक बॉडी तो है लेकिन उसमें प्राण नहीं है, जैसे प्राण प्रतिष्ठा करते हैं अपन मूर्ति की। और ये संस्कारों की बात, ये क्वालिटी एजुकेशन की बात निरंतर भाऊ जी हमेशा आप बिटियाओं के लिए और अन्य जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सोचते रहते हैं। मैं एक वॉलंटियर हूँ छोटा सा, ऐसे 300 वॉलंटियर्स हैं, उन सबको गाइड करते रहते हैं, देश विदेश के दानदाताओं के संपर्क में रहते हैं। कई इश्यूज़ होते हैं, कई वॉलंटियर्स उनसे संपर्क में रहते हैं। इतने सब ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन होते हुए इतनी अधिक व्यवस्था के बावजूद वो आप बिटियाओं के लिए और विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि मिट्टी गोविंद राम बॉयज़ के लिए है, वो समय निकाल के इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह के सेशंस कंटिन्यूस चलते रहते हैं साल भर स्कूल और कॉलेजेस में। तो एक ही उद्देश्य है उनका कि आप बिटियाँ हैं और भी जो अन्य विद्यार्थी हैं वो मानव से महामानव की यात्रा में आगे बढ़ें। न सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एम्प्लॉयबिलिटी, लेकिन बहुत अच्छे संस्कार, जैसे बाबूजी ने भी बताया, माँ की महिमा, उसका शब्दों में क्या वर्णन किया जाए। तो इस तरह के जो संस्कार हैं, तो ये जो समय आपको 3-4 साल 5 साल हायर एजुकेशन का है, इसमें आप बहुत अच्छी एजुकेशन तो ग्रहण करें ही करें, पर इन संस्कारों के बाबूजी जो बताते हैं बातें, उस पर भी चिंतन मनन जरूर करें, नोट करें। बार बार इस तरह के सेशन होंगे, कई बातें आपको रिपीट लगेंगी, लेकिन बहुत ज़रूरी है। आज हम आप लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं तो क्या चैप्टर एक बार ही पढ़ लेते हैं याद हो जाता है? नहीं होता। रिवीजन इज़ नेसेसरी, दैट रिवीजन बाबूजी इंश्योर्स। तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ध्यान से आप बाबू की बातें सुने, क्योंकि संत आपके बीच में आज आए हैं। उनके उपस्थिति मात्र से व्यक्ति, उनके दर्शन मात्र से कृतार्थ होता है। और वो आज आपको जो भी बातें बताएं बहुत ध्यान से सुनिएगा, नोट कीजिएगा, ये मेरा निवेदन है। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताऊं। एक राजा था, वो राजा भाई वो दरबार में जाता ही कम था। वो बोलता था अपने वजीरों को, भाई आप लोग देख लेना यार। तो सोता रहता था या जो भी भोग विलास की चीज़ें उसमें लिप्त रहता था।
अब उनका जो प्रधानमंत्री था बड़ा परेशान कि भाई ये कैसा राजा है, ना हमें कोई मार्गदर्शन देता है, न कहीं आता जाता है, वो राजमहल में ही पड़ा रहता है। अब एक बार तो ऐसा हुआ कि वो दुश्मन ने चढ़ाई कर दी, तो आके बताया, बोले वो राजा जी वो आ रहे हैं, सेना दूसरे देश की आ रही है, आक्रमण कर देगी। अरे बोले आप लोग हो ना, देख लो आप, अब बताइए यहाँ तक। तो ऐसा कैसे? अब बड़ा प्रधानमंत्री बड़ा परेशान कि भाई राजा से तो हम अपेक्षा करते हैं मार्गदर्शन की, तो मार्गदर्शन भी नहीं, कुछ नहीं, ये तो बड़ी दिक्कत है। तो वो राज पुरोहित के पास गया, बोले महाराज जी आप ही कुछ बताइए क्या करें इस राजा का। तो बोले भाई देखो अभी अभी मेरे पास ये बाज के 2 छोटे बच्चे हैं, बाज यू नो हॉक, HAWK हॉक, जानते हो ना बाज, बहुत तेज उड़ता है एकदम, बहुत ऊंचा उड़ता है। बोले ये 2 पक्षी हैं, ये आप राजा को भेंट करो। बोले फिर? बोले फिर राजा को बोलेगा कि आप इन पक्षियों को बड़ा करने के लिए किसी को हम ट्रेनर को अपॉइंट करें। तो प्रधानमंत्री गया, बोले हुजूर ये 2 बाज के अभी अभी छोटे छोटे बच्चे आए हैं, तो ये राजपुरोहित ने आपको भेंट किए हैं। तो बोले मैं क्या करूं? ले जाओ आप इनको। बोले नहीं, वो बोले हैं कि इनको ट्रेन करना है, तो हम बताइए किसको ट्रेनिंग ट्रेनर के लिए दें। और वो बोले हैं कि 1 महीने बाद फिर इन पक्षियों का राजा को दिखाना। वो ट्रेनर आया तो राजा ने बोला भाई ये पक्षी हैं, जरा आप उनको ट्रेनिंग दीजिए। तो पुरोहित ने उसको सिखा पढ़ा के भेजा था। उसने उसको बोला कि भाई एक पक्षी को तो आप उड़ने देना, बैठने मत देना उसको, जरा सा बैठे और भगा देना उसको बाहर। और दूसरा अगर एक डाल पे बैठता तो बैठे रहने देना उसको, नो प्रॉब्लम। बोले ठीक है आप जैसा कहें भाई, राज पुरोहित है तो आदेश है, राजा के सभी ये प्रतिनिधि हैं। तो ऐसा हो गया। 1 महीने बाद राजपुरोहित आया, बोले हुजूर वो जो बाज के पक्षी आए थे, चलिए उनको ज़रा देखे आए। हाँ बोले चलो चलो, उनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई होगी। हाँ जी चलिए। तो गए, तो फिर दोनों को उड़ाया गया, भाई उड़िए। तो एक जिसको बैठने नहीं दिया जाता था वो तो एकदम बिल्कुल आसमान छू लिया उसने। तो दूसरा थोड़ा सा चक्कर काट के फिर आप डाल पे बैठ गया। तो राजा बड़ा हैरान, बोले भाई ये क्या बात है, ये क्यों नहीं उड़ा? तो बोले हुजूर उसको बोलते इधर उधर जाता है, फिर ये घूम फिर के यहीं आके बैठ जाता है। बोले अरे ऐसा कैसे, तो फिर क्या करें? तो वो राजपुरोहित बोला ऐसा करते से डाल को ही काट देते हैं। बोले हाँ ये आइडिया अच्छा है। उन्होंने डाल को ही काट दिया, डाल जैसे कटी, अब उसको जगह ही नहीं बैठने की। वो फिर उड़ा तो उसके साथी को देखते हुए, क्योंकि उसका भाई जैसा ही था वो, छोटा उतना ही था वो, उसके बाद वो उड़ा। राजा बोला भाई ये क्या चक्कर है? तो राजपुरोहित बोला महाराज दिक्कत ये है कि वो कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता था, वो कुछ कष्ट ही नहीं उठाता था भाई घूम फिर के। तो बोले आप उसको बोलते नहीं थे? बोले क्या बोले, वो तो दोनों को ट्रेन किया लेकिन वो तो कंफर्ट जोन। प्यारे बच्चों राजा सीख गया, बोले हाँ कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। ये राजमहल ये वो सब तो अपनी जगह है, ठीक है 5-6 घंटे 8 घंटे सोने के लिए ठीक है, बट माई प्राइम ड्यूटी इज टू गो आउट ऑफ कंफर्ट जोन। तो प्यारी बिटियाओं कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल कंफर्ट जोन है। आप बैठे हुए हैं कुर्सी पे, ठीक है, ऊँघ रहे हैं, दैट इज़ कंफर्ट जोन। क्लास में है, टीचर पढ़ा रहा है, ध्यान कहीं और है, दैट इज़ कंफर्ट जोन। सहेली आ गई, चलो पिक्चर देखने चलते हैं। बाबूजी बताते हैं अपने आशीर्वचनों में, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, ही मे रिपीट आल्सो हियर। वो कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर बाज जैसा ऊपर उड़ना है, अगर आसमान की बुलंदियों को छूना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। यंग हैं आप, आपको क्या है, आराम की ज़रूरत है क्या? आपको थकना ही नहीं है। तो ये बाज की कहानी याद रखिएगा। ये जो कुछ साल है आपको वो बाज बनना है जो आसमान में देखे तो नजर ही नहीं आए, इतना ऊंचा उड़ जाए, इतनी बुलंदियों को आप छुएं कैरियर में, और जो संस्कार हैं उसमें भी, जो माँ के महत्ता से शुरू होते हैं।
आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाऊजी इस सारगर्भित कहानी के लिए। तो अब वो सारे स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि मैडम हमें क्यों ज़्यादा काम बताती हैं, उस लड़की से क्यों नहीं कहती जो कि आराम से बैठी हुई है, या हमें ही क्यों हमेशा भगाया जाता है। हम टीचर्स भी कभी कभी ऐसा सोच लेते हैं। तो हम सबको इस बात का जवाब मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद भाऊजी। बहुत समय पहले आपने जेपी वासवानी जी की भी एक पुस्तक का जिक्र किया था और उसके बाद मैं उनको पढ़ने के लिए प्रेरित हुई थी। तो इसी तरह से बच्चों, सत्र में हम बहुत सारी चीज़ें, एक दो शब्द की जो बात हो रही है उसमें भी हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ऐसा ही आज एक सत्र, अनूठा सत्र, भाऊजी ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो कि बाद में समाज ने उनको दूसरे रूप में किया। जैसे जब मैंने 2014 में कॉलेज ज्वाइन किया और हम लोग एक बार काला पीपल गए विज़िट पे, तो वहाँ पे हम एक स्कूल का पता ढूंढते ढूंढते किसी घर में घुसे और घर का दरवाज़ा खटखटाया कि ये कहाँ मिलेगा एड्रेस। तो उन्होंने जैसे ही सुना कि आप कहाँ से आए हैं, तो हमने बोला कि हम भोपाल से आए हैं। कहाँ से? तो हमने कहा संत हृदयराम गर्ल्स कॉलेज से। तो उन्होंने तुरंत हम लोगों को बहुत ही स्वागत किया हमारा और बहुत ही आदर के साथ हमको अंदर बुलाया कि नहीं, एक गिलास पानी तो ज़रूर पी कर जाइए। और पिया पानी तो उन्होंने बताया कि बहुत समय पहले उनकी बेटी, जो कि अब शायद शादी हो चुकी थी उसकी, बहुत समय के पहले वो स्कूल में जब पढ़ती थी तो हमारे कॉलेज आई थी विज़िट करने, और तब भाऊजी ने उसको एक किताबों का थैला दिया था। और उसकी जो माता जी थी उन्होंने हमारे साथ ये बात शेयर करी और उन्होंने बहुत आदर के साथ भाऊजी का नाम लिया और बोला कि हम तो जानते हैं वहाँ पे भाऊजी हैं और वो ऐसे किताबों का थैला देते हैं। बहुत समय के बाद बच्चों, भोपाल में मध्य प्रदेश की राज्यपाल ने एक किताब पढ़ो प्रोग्राम किया था और बहुत सालों के बाद, तो बहुत समय पहले भाऊजी ये चीज़ किताबें बांटना, लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना करते आए थे। इसी तरह से मुझे याद पड़ता है कि भाऊजी ने जिस साल हम लोगों को बोला था बुनाई कढ़ाई और इसकी क्लासेस शुरू करने के लिए, उसको यूजीसी ने एक लेटर आया और स्किल डेवलपमेंट क्लासेस का नाम दिया और कहा कि ये आपको शुरू करनी है। हम पहले ही शुरू कर चुके थे। तो ऐसे दृष्टा व्यक्ति हमारे बीच में आज हैं। उनकी एक एक बात के पीछे बेटा कोई ना कोई सार है, कोई ना कोई शिक्षा है। बहुत भाग्यशाली हैं आप कि आपको उनका इतना अटेंशन, इतना ध्यान मिल रहा है कि आप सबको व्यक्तिगत तौर पे अपना परिचय देने का मौका मिल रहा है। तो इसको अपना सौभाग्य समझिए और हम आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। भाऊजी के पहले पुरस्कार आगे। हाँ, तो सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे जैनब और जयश्री भुसारे, सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स की। इसके साथ ही हम बुलाना चाहेंगे मेमूना को। ये इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन में प्राइज़ विन करके आई हैं और भाऊजी हर प्रेस रिलीज़ को, जब तक भाऊजी ने मुझे ये बोला नहीं, मैंने नहीं देखी थी कि प्रेस रिलीज़ आ चुकी है। और भाऊजी ने बोला कि वो जो बच्चियां हैं जिन्होंने फर्स्ट प्राइज़ विन किया उनको भी बुला लीजिएगा। तो हम क्लिनिकल न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट की तरफ से भाऊजी के बहुत आभारी हैं। बच्चों आओ, ये बच्चे हैं भाऊजी, इन्होंने पोस्टर मेकिंग कंपटीशन में प्राइज़ विन किया था। 2 डाले, आप भी 1-2, हाँ, सब एक एक एक्सीलेंस। मैं देख रहा हूँ हर बार ये पिछला कोना है ना, वो कंफर्ट जोन है, वो तालियां नहीं बजा रही हैं। वो समझे इधर तो कोई देखता ही नहीं है, हम आराम से बैठे हैं। तालियां बजाने में बेटा आपका नुकसान नहीं है। मेहरबानी, थैंक यू। देखो बेटा, आप में से एक एक बिटिया जब अपना इंट्रोडक्शन देगी उसके बाद ऐसी ही ताली बजाना है। ऐसा नहीं कि आपकी सहेली है तो ताली बजाएंगे, नहीं तो नहीं बजाएंगे। ताली बजाने से उसको भी खुशी होगी और आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा और सजग हो जाएंगे, झपकियाँ नहीं आएंगी। सबका फायदा ही फायदा है, विन विन पोजीशन है। तो ताली बजाने में कंजूसी क्यों? होना चाहिए क्या? ठीक है, जो मैंने अभी बताया ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये किताब है, इसका नाम क्या है, एक टाइटल तो मैं थोड़ी बोलता हूँ, ये तो खुद भगवान बोला। जोगी जी हैं कोई, जोगी को कौन होता है? जो पहाड़ों में रहते हैं जी, उसने लिखी है ये किताब।
माता पिता के प्रति सबसे पहले तो मैं आप सबके चरणों में वंदन करता हूँ, वन एंड ऑल, गुरुजन, शिक्षिकाएं और यहाँ उपस्थित जितने भी प्राणी हैं, अशोक भाई, आलोक भाई, लक्ष्मण भाई, सबके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। माता पिता की महिमा इतनी है कि जितनी करो कम है जी। और वो सौभाग्यशाली हैं जिनके माता पिता हैं। उनसे पूछो जिनका एक भी नहीं है ना, तो उसके हृदय के अंदर एक कोना खाली है, सूनापन है जीवन में। जब उसकी याद आती है एकदम डिप्रेशन में चली जाती है, उसकी यादों में खो जाती है। और यदि आज हमने उनकी कदर नहीं की, अच्छा, जिसके हृदय में अपने माता पिता की कुर्बानियों की कदर होगी, उसके जीवन में एक लक्ष्य होगा कि मेरे माता पिता ने तो मेरे लिए इतना कुछ किया है, अपना दायित्व तो बहुत ही कर्मठता से, प्यार से, वात्सल्य भाव से निभाया है। अब मेरा दायित्व क्या है? अंदर से जवाब आता है कि मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करके, अच्छे सद्गुण, व्यवहार कुशलता सीख करके और अच्छे नंबर लेकर जाऊंगी तो वो खुश हो जाएंगे, उनकी मेहनत सफल हो जाएगी। इतना ही चाहिए उनको। आपको इसलिए पढ़ने वो नहीं भेज रहे हैं यहाँ पे कि आप कुछ बन के और कमा करके उनको दो, ऐसा है क्या? जीवन के अंतिम श्वास तक माता पिता बिटिया को देते ही रहते हैं, कोई अपेक्षा नहीं। लेकिन एक अपेक्षा उनको जरूर रहती है कि ये अच्छी पढ़ाई करके किसी अच्छे पद पर पहुंच जाए, कि वो जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी आवश्यकता पड़े तो उसके पास एक पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए, जिससे कि वो स्वावलंबी बन सके। आज कोचिंग में इतनी कमाई है, पढ़ी लिखी कोई भी माँ 1 घंटा कोचिंग करे ना तो अपना भरण पोषण तो आराम से कर सकती है। तो वास्तव में आपकी संपत्ति ये पढ़ाई है। लड़का ज़्यादा नहीं पढ़ेगा, कोई दुकान डाल लेगा परचूनी की, कोई सब्जी की। आजकल तो इतनी चीज़ें, नॉवेल्टीज़ आ गई हैं, कोई ना कोई दुकान, छोटी मोटी ठेला, कुछ भी कर सकता है। कुछ बच्चे विदेश चले जाते हैं। आप ये सब काम कर सकती हैं क्या? आपके सामने एक ही विकल्प है, वो है पढ़ाई। और पढ़ाई करने के लिए शरीर और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना आवश्यक है। शरीर और मन दोनों जुड़े हुए हैं। जब डिप्रेशन में चले जाते हैं हम किसी बात पे, या क्रोध में आ जाते हैं, फिर बीमार पड़ जाते हैं। क्रोध में आने से हमारे ब्लड के अंदर, किडनी के पास एक एड्रिनल ग्लैंड है, वो बहुत पॉइजनस सीक्रेशन करती है। हमारे इम्यून सिस्टम के लिए वो थोड़ा सा चाहिए, बहुत। लेकिन जब क्रोध करते हैं तो इतना वो 5 मिनट के क्रोध में इतना वो जहरीला हार्मोन निकलता है कि जिसको साफ करने में किडनी को 24 घंटे लग जाते हैं। और जो क्रोध करते हैं उसकी स्किन प्रॉब्लम्स हमेशा रहती है, और डाइजेस्टिव सिस्टम ठप हो जाता है, नींद उड़ जाती है। दिमाग के अंदर एक्साइटमेंट जो क्रोध के समय आया ना, बहुत धीरे धीरे कूल डाउन होता है। एक बार गर्म हो गया ना तो उसको कूल डाउन होने में टाइम लगता है, और मेमोरी लॉस होता है।
क्रोध करना किसी भी तरह से लाभदायक नहीं है। क्रोध करने से ही तो झगड़े होते हैं। झगड़ा दो व्यक्तियों के बीच में हो, दो समुदायों के बीच में हो, दो देशों के बीच में हो, ये विध्वंसक सोच का परिणाम है, अहंकार का परिणाम है। हर झगड़े का अंत काय में होगा? विनाश में। अब दो आपस में लड़ी आप, एक सबल है, एक थोड़ी कमजोर है। एक के 4 दांत टूटेंगे, दूसरे के 2 दांत टूटेंगे। टूटेंगे जरूर, नुकसान तो होगा। एक देश बहुत सशक्त है, दूसरा थोड़ा कमजोर है, ठीक है, उसका ज़्यादा नुकसान होगा, इसका कम होगा। लेकिन ये जो विध्वंसक सोच है ना, अहंकार के वशीभूत होकर के कि मैं बड़ा हूँ, छोटे को दबाऊं, तो छोटा भी तो छोटा नहीं होता जी। उसके पास अपनी ताकतें हैं। और बड़ी बात है साहस। आज यूक्रेन के जनता के अंदर साहस है तो अभी तक लड़ रहे हैं। रूस के जनता लड़ने के लिए तैयार नहीं, भाग रही है। तो काम साहस करता है, अस्त्र शस्त्र नहीं करते बेटा। ठीक इसी तरह आपकी ये जो 4-5 साल की यहाँ पर पढ़ाई है, अभी तक जो आपने पढ़ाई की है वो समझिए फाउंडेशन है, नींव है। असल पढ़ाई अभी शुरू हुई है। यदि आप ये 4-5 साल बाकी सब हमारी शारीरिक मानसिक शक्तियाँ उसमें झोंक देंगे तो हम कुछ बन जाएंगे। आपको मालूम है आदरणीय कलाम साहब, अटल जी, शास्त्री जी, अरे ये जीवंत उदाहरण बैठे हैं। हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, मोदी जी चाय बेचते थे रेलवे स्टेशन वड़नगर पे। और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो आज हमारी राष्ट्रपति हैं, एक बहुत छोटे आदिवासी गांव में पैदा हुई, जहाँ न हॉस्पिटल न स्कूल, कुछ भी तो नहीं होता सुविधा, लेकिन फिर भी इतने उच्च पद पर पहुंच गए दोनों। क्यों? क्योंकि उनको बचपन में ये बात समझ में आ गई कि इस गुर्बत से निकलने का एक ही रास्ता है, वो है पढ़ाई। उन्होंने अपना सर्वस्व, पूरा शारीरिक मानसिक शक्ति और समय, आज हम समय को कैसे मोबाइल में किल कर रहे हैं, लगा दिया तो कहाँ पहुंच गए। माननीय अटल जी यहाँ ग्वालियर में रहते थे। इतने गरीब थे कि इतना पैसा नहीं था कि केरोसिन खरीद कर एक डिब्बी जगा करके घर में पड़े। इतनी गुर्बत। नवंबर दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ते थे। तो बेटा ये जो 4-5 साल हैं, तपश्चर्या के साल हैं। खूब मेहनत करनी है, फालतू की चीज़ों में समय शक्ति व्यर्थ नहीं गंवाना है। बाजार का खा करके, शादियों में खा करके बीमार नहीं पड़ना है, क्योंकि पढ़ने के लिए शरीर और मस्तिष्क स्वस्थ चाहिए ना। बीमार को आदमी कैसे पढ़ेगा बाबा? वो तो पड़ा रहेगा खटिया पे, या तो घर में या हमीदिया में। पढ़ेगा कैसे? आएगा कैसे कॉलेज? तो यदि हमें जीवन में कुछ बनना है तो साधन ये है। बीमार क्यों पड़ते हैं आपको सबको मालूम है जी। पानी पूरी और ठेलों पर जो चाट वगैरह या क्या क्या बिकती है, मक्खियाँ भिन भिनाती रहती हैं। मैंने देखा अच्छे अच्छे 5 स्टार होटल्स में रद्दी सड़ी।
अखबार में कई बार आया, यहाँ पर लाल घाटी में नूरल सभा होटल है, वहाँ से फूड डिपार्टमेंट ने सड़े हुए फल सब्जियाँ निकलवा के फेंकवाई कई बार। और कई बढ़िया 5 स्टार होटल्स में किचन में 5 मिनट आप खड़े नहीं रह सकते, इतनी बदबू होती है वहाँ पे। वो शेफ बात करते रहते हैं, वो थूक निकलती है, उसमें पड़ती रहती है, और लोएस्ट क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं। वो अच्छी क्राकरी में देते हैं हमको, तो हमको लगता है बहुत सही हाइजीनिक वे में बनाया गया होता है, नहीं होता जी। शादियों में भी आजकल यही हो रहा है। एक तो कई आइटम, कम से कम 40 आइटम तो होते हैं, कई के पास तो और ज़्यादा। और कहते हैं माले मुफ्त दिले बेरहम। अरे माल तो मुफ्त का है, शरीर तो हमारा है। अगर हमने गलत सलत उधर खा लिया और रात को पेट में दर्द होने लगा तो वो थोड़ी डॉक्टर भेजेंगे। तो बिटिया क्या हम ये 5 साल पूरे एकाग्रता से सर्वस्व झोंक कर यदि पढ़ाई करेंगे तो किसी अच्छे पद पे पहुंच जाएंगे, नौकरी करे चाहे नहीं करे। क्योंकि माँ बाप को यदि ज़रूरत है हमारे लिए, भाई आपकी शादी के लिए आप जमा करते जाओ, ठीक है, और नहीं तो ठीक है, घर का काम सीखो, भोजन बनाना पहले अच्छी तरह आना चाहिए। क्या ये 5 साल हम मोबाइल को छोड़ सकते हैं क्या? क्योंकि अगर हमने 5 साल मोबाइल को छोड़ दिया, जीवन भर, तब 5 साल बाद जब हम कुछ बन जाएंगे, ये समाज का नियम है, लड़की से लड़का उम्र में बड़ा हो, कद में बड़ा हो, पद में बड़ा हो, है कि नहीं? आप जो बनोगी स्वाभाविक है, उससे कुछ थोड़ा ऊपर का ही आपको जीवन साथी मिलेगा स्वाभाविक रूप से। और आपने अपना पढ़ाई में सर्वस्व झोंक दिया, एकाग्रता से पढ़ रही हैं, तो आप जो भी बन गई, आपकी अच्छी सैलरी होगी, उसकी उससे ज़्यादा होगी, तो जीवन के अंतिम श्वास तक घर में किसी प्रकार की आर्थिक तंगी नहीं रहेगी। हम अभी से स्वस्थ रहना सीख जाएंगे तो फिर आगे बीमार क्यों पड़ेंगे भाई? हमारी आदत ही नहीं है ठेलों पर या होटलों में, शादियों में खाने की। जो घर में प्रेम से माँ बनाती है, आगे चल के आप अपने घर में जो बनाओगी, कितने भाव से, सफाई से उसे बनाते हैं। उस भोजन खाने से मन और तन को, दोनों को स्वास्थ्य और शांति मिलती है। आज जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जब तक आप 5 साल बाद कहाँ पहुँचोगी तब तक तो मालूम नहीं। इधर हाथ में मोबाइल होगा, बिना इसके बस ऐसे करो तो आ गया मोबाइल, चल रहा है उसके ऊपर काम, आप जानते हो। तो तब आप वो मोबाइल खरीदना ना बाबा, जिसको लेकर घूमने की चिंता नहीं रहे, कई बार गुम जाता है, कहाँ रखी हो भूल जाओ, जिसके हाथ आ गया उसका हो गया। होता है नहीं होता है ऐसा? इसीलिए आजकल कई लड़कियां जेब लगवाती हैं, कोई पजामे में, कोई कुर्ते में, जहाँ इधर साइड से, ताकि उधर उसको मोबाइल को संभाल सके। बहुत महंगा होता है मोबाइल बाबा, लेकिन जिसके पास है ही नहीं मोबाइल, उसको जेब की जरूरत ही नहीं है। फिर आप जीवन भर अंतिम श्वास तक मोबाइल चलाना चाहो तो चलाते रहो। लेकिन अगर आपने ये 5 साल छोड़ दिया ना, तो आपको फिर अच्छा नहीं लगेगा। ये भी एक एडिक्शन है, जैसे ड्रग्स का एडिक्शन है।
आजकल ये आ रहा है ज़्यादा कि डिटॉक्स करिए अपने आप को, हफ्ता भर छोड़ दीजिए मोबाइल को, क्योंकि इसका एडिक्शन जो है ऐसा है। एग्ज़ाम है कल, फिर भी हम आज जो है देर रात तक उसी मोबाइल में लगे हुए हैं। चैटिंग फेटिंग क्या क्या होती है, मतलब हमारा भविष्य कैसा बनेगा फिर सोचिए। जब पढ़ेंगे नहीं तो दूसरे दिन एग्जाम में लिखेंगे क्या, नींद भी पूरी नहीं करके जाएंगे। भाई कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ त्याग तो करना पड़ेगा। साधना के सिवा सिद्धि नहीं मिलती, तपश्चर्या के सिवा कोई योगी नहीं बनता। तो ये 5 साल यदि आप मोबाइल छोड़ दें, कहाँ छोड़ेंगे? किसको बेच देंगे, डोनेट करेंगे, क्या करेंगे? कौन बताएगा? भैया अब हम 5 साल के लिए छोड़ रहे हैं तो कहाँ करूँगी मोबाइल में? हाँ बताओ। जय हिंद भाऊ जी। जय हिंद बेटा। मेरा नाम गुड़िया शर्मा है। भाऊ जी, मैं वैसे फ़ोन इस्तेमाल नहीं करती हूँ। जो भी मुझे काम होता है या कॉलेज के जो भी मैसेजेस मुझे देखने होते हैं वो मैं पापा के थ्रू बता देते हैं, या पापा मुझे अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट कॉल होता है तो मैं पापा के फ़ोन से ही करती हूँ। और मोबाइल तो मैं अभी ख़रीदना ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि कॉलेज में इतना बिज़ी होते हैं, पढ़ाई लिखाई रहता है तो समय नहीं मिलता है। और भविष्य में अगर कुछ ऐसा ज़रूरत पड़ता है तो मैं अपने पैसों से ख़रीदना चाहूँगी। कितने लोगों के पास मोबाइल है? हाथ ऊपर करो जी। लगभग सबके पास है। किसी ने हाथ छोटा ऊंचा किया है, किसी ने बड़ा ऊंचा किया है, लेकिन मोबाइल सबके पास है। तो आपके पास अच्छा, जिनके पास नहीं है वो हाथ ऊपर करो भला। हाँ जी, बस 7 लोग हैं, बताओ। शाबाश बेटा। बिटिया, यदि अभी हमने मोबाइल को नहीं छोड़ा, अभी अपने समय की और शक्तियों की कदर नहीं की, उसे सही रास्ते पर नहीं लगाया, जो अटल जी ने और जो मैंने महापुरुष बताए इतने गुर्बत से निकले, हम तो फिर भी अच्छी स्थिति में हैं। हम लोग क्यों नहीं राष्ट्रपति बन सकते? द्रौपदी मुर्मू इतनी छोटी सी आदिवासी गांव की जन्मी बिटिया, वो बन सकते हैं, तो हमें में क्या कमी है? उसका खोपड़ा कोई इतना बड़ा है क्या? सींग है क्या? क्या कमी है हम में जो उसमें ज़्यादा बात है, हम में नहीं है? हम क्यों नहीं बन सकते राष्ट्रपति जी? हम प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते? अरे अपने आप को कम करके क्यों आंकती हो आप? भगवान वो सबका माता पिता है ना, सबका मालिक एक। उसने जब माता पिता कोई चीज़ बांटेंगे तो अपने बच्चों में सब समान रूप से बांटेंगे, पक्षपात करेंगे क्या? जो प्रतिभा उसको दिए वो हमको भी दिए। आवश्यकता है उस प्रतिभा से काम लेने की, उस शक्ति को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में झोंक देने की। मैंने कहा ना, जिसके हृदय में अपने माता पिता के लिए कृतज्ञता का भाव होगा तो उसके मन में जरूर आएगा कि मेरे माता पिता तो बचपन से इतना कर रहे हैं, मेरी जवाबदारी, मेरा दायित्व क्या है? अंदर से जवाब यही आता है कि मैं अच्छी पढ़ाई करके, अच्छे व्यवहार कुशल सद्गुण लेकर के और बढ़िया रिजल्ट लेकर जाऊं तो वो खुश हो जाएंगे। क्या हम इतना भी उनको नहीं दे सकते? उसके लिए मोबाइल का त्याग नहीं कर सकते? कितने बच्चे हैं जो मोबाइल का त्याग करेंगे? पूर्णतः और आंशिक 2 नंबर हैं। कोई तो है भाई, ठीक है, जब जरूरी होगा तो करूँगी, लेकिन आपके पास यदि मोबाइल है तो आप अपने ऊपर संयम नहीं लगा पाएंगे। अपने पिताजी को या माँ को दे दो, जैसे गुड़िया ने बोला, तो फिर आपके ऊपर ऑटोमेटिकली कंट्रोल आ गया ना। बिना काम के आप उससे लोगी नहीं।
लोगी आपने उसमें क्या क्या देखा, किया, बात किया, वो तो वो सब देखेंगे ना। तो हम खुद ब खुद उतना ही उसको यूज करेंगे जितना आवश्यक है। वो रिकॉर्ड भी हो जाता है आजकल उसमें कि हमने किससे क्या बात करी। तो मैं ये चाहता हूं कि आंशिक रूप से त्याग करिए, क्योंकि कई बार बहुत आवश्यक हो जाता है। किसी के पास जाने से उससे मोबाइल पे बात हो जाती है, एक दूसरे को देख भी लेते। यहाँ पर लक्षद्वीप से, अंडमान निकोबार से, अरुणाचल से, कहाँ कहाँ से बिटियाँ यहाँ पर हैं जो दिवाली के सिवा किसी भी त्यौहार पे घर नहीं जाती हैं, क्योंकि आने जाने में 5-6 दिन लग जाते हैं। वो उस पर फेस टाइम पे अपना देख लेती हैं, एक दूसरे को बात भी कर लेती हैं, परिवार के हर एक सदस्य से, जैसे वहाँ से होके आ गए। तो उसके सदुपयोग अपने जगह हैं, लेकिन सदुपयोग करते करते कई बार हम उसके एडिक्टेड हो जाते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और क्या क्या। मेरे को तो व्हाट्सएप के सिवा और कुछ आता नहीं है, लेकिन देखता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा बाहर संत हृदयराम कॉलेज के बाहर 5-6 लड़कियाँ थी, सब लगी हुई थी उसी में। मैंने प्रिंसिपल मैम को फ़ोन किया, भाई ये तो अच्छी बात नहीं है, कोई भी इधर से देखेगा बोले इस कॉलेज में यही सिखाया जाता है क्या। इतनी व्यस्त थी कि उधर के पास से कौन गुजर गया उनको नहीं मालूम। मैं तो देखता हूँ यहाँ से जाती हैं कई बच्चियाँ पैदल, यहाँ रहती होंगी रेलवे के उस पार या सैनिक कॉलोनी में, कानों में वो लगा हुआ है, मोबाइल हाथ में, और वो सुनती यार पीछे से वो हार्न दे रहा है, वो सुना ही नहीं दे रहा है। ऐसा अभी रेलवे ट्रैक पे एक आदमी ऐसे जा रहा था, पीछे से गाड़ी उसको रोनती निकल गई, मर गया। ये क्या है भाई। इतने अच्छे कॉलेज में आकर के यदि हम अपनी आदतें नहीं बदलेंगे तो हमारी इमेज समाज में क्या बनेगी और हमारे कॉलेज की इमेज क्या होगी। अरे इधर की लड़कियां तो सब मोबाइल की एडिक्टेड हैं। देखो वो रास्ते पे जा रही है ना, देखो लगा हुआ है, हार्न नहीं सुन रही है। करती तो 2-4 लड़कियां हैं, लेकिन लांछन सब पे लगता है, कॉलेज पे लगता है, कॉलेज मैनेजमेंट पे लगता है जी। तो ऐसा काम हम क्यों करें जिससे हमारा भविष्य भी चौपट हो जाए। अगर अभी हमने त्याग नहीं किया, आंशिक त्याग, जीवन भर हम कुछ बन नहीं पाएंगे। परिणाम क्या होगा, हमें नौकरी कोई छोटी मोटी मिलेगी, उस छोटी मोटी नौकरी के हिसाब से जीवन साथी भी छोटी मोटी पगार वाला मिलेगा। जीवन भर हम आर्थिक रूप से टाइट, समाज में कोई सम्मान नहीं। पढ़े लिखे आदमी की सबसे बड़ी ये उपलब्धि है, जैसे जैसे वो अनुभव है उसका बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसका समाज में सम्मान बढ़ता जाता है। डॉक्टर NP मिश्रा भोपाल में थे, जीवन के अंतिम दिन भी उन्होंने मरीजों को देखा। बहुत ही कर्मठ थे, बचपन से ही जैसे बताया ना बाज की तरह। हमें आदत होनी चाहिए परिश्रम करने की, तपश्चर्या करने की, अपने मन के ऊपर कंट्रोल करने की। ऐसा नहीं कि मन जिधर भी ले गया हम भी उधर ही चले गए। विवेक है ना अंदर हमारे, वो बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। जो विवेक के कहने पर चलेगा, क्योंकि विवेक उस परम सत्ता का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। उसके कहने पर जो चलेगा वो कभी ठोकर नहीं खाएगा। जो अपने मन की चलेगा वो ठोकर खाता है। कुछ मूर्ख लड़कियां
अपने माँ बाप पर विश्वास नहीं करती, जिन्होंने यहाँ तक कितनी मेहनत की, हमारे सुख सुविधा का कितना ध्यान रखा है। उन्हें कपड़ों की ज़रूरत थी, उन्होंने नहीं खरीदे। भाई मेरी बिटिया को ज़रूरत है, उसको अच्छे कपड़े पहनवाऊँ ताकि अपनी सहेलियों के बीच में उसका गर्दन नीची न हो, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आए। क्या वे माँ बाप हमें जब हम पढ़ाई पूरी कर लेंगे तो किसी ऐरे गहरे नथु खेरे के पल्ले बांध देंगे क्या? क्या हमें उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए? जितनी भी लड़कियां लव गेम में गई, आज तक एक भी लड़का मुझे ऐसा नहीं मिला जिसके साथ उसने लव गेम खेला हो और उसी के साथ शादी की हो। जब लड़की प्रेशर बनाती है ना, वो बोलता है भाई मैंने भी एंजॉय किया, तुमने भी एंजॉय किया, अब तुम्हारा रास्ता अलग, मैं तो वहाँ करूँगा जहाँ मेरे माता पिता कराएंगे, जहाँ से मुझे मोटा दहेज मिलेगा। बस हमारा तो जीवन खत्म हो गया ना। इसलिए अपने माता पिता पर विश्वास रखें। आप पढ़ाई पूरी कर लेंगी ना, जब आप पढ़ लेंगी, किसी पद पे पहुंच जाएंगी या कुछ भी नई नौकरी करें, घर के कामकाज में लग जाएं, आपके माता पिता आपके सामने 10 लड़कों के ये फ़ोटो ला कर रखेंगे कि बिटिया देखो, इसमें से तुम्हें जो पसंद हो बताओ। फिर हम उसके बारे में जानकारी लेंगे कि उसके कैसे संस्कार हैं, कैसी संगति है, कोई व्यसन तो नहीं है, आवारागर्दी तो नहीं करता है देर रात तक, उसके माता पिता कैसे हैं, घर का माहौल कैसा है, वहाँ जाकर आप सुखी रहोगी या दुखी रहोगी। कई बातें वो अच्छी तरह से चेक करते हैं। जब संतुष्ट हो जाते हैं, फिर आज जो नई परंपरा चल पड़ी है और अच्छी है, वो लड़के लड़के उसको साथ बिठाते कि भाई आपस में बात करिए, और यदि दोनों के विचार मिलते हैं और दोनों को लगे कि हाँ हमारा दाम्पत्य जीवन अच्छा गुजरेगा, और दोनों हाँ करोगे तो हम सगाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। एक ने भी ना करी तो नहीं करेंगे। लेकिन ये अवसर किनको मिलता है? जो अभी पढ़ाई करेंगी, मोबाइल को पेसमेकर बनाकर नहीं रखेंगी, समय 23-24 की उम्र तक पढ़ाई पूरी करके और फिर वेल प्लेस्ड हो या घर में रहो, आपकी मर्जी। क्योंकि हर लड़का 25-26 में शादी करना चाहता है। मेडिकली भी शादी की उम्र यही है। उस शादी में उत्साह होता है। एक तो अपने पसंद का लड़का चुनने की हमें बहुत बड़ी सुविधा है ये जी। यदि आपने अभी ध्यान नहीं दिया, मोबाइल के में लगे रहे या कोई और बातों में अपना समय शक्ति नष्ट करते रहे, 28 की 30 की होकर के आप वेल प्लेस्ड हुई, तो स्वाभाविक है कि लड़का 30-32 का होगा, और वो लड़के होंगे जैसे कहते हैं ना छटा हुआ माल, जिसे 25-26 में किसी ने नहीं चुना। कुछ तो उसके अंदर कमजोरियां होंगी ना, या तो वो खुद भी डफर होगा पढ़ाई में, वो भी देर से पढ़ाई पूरी की होगी। अब उस उम्र में 30-32 की उम्र में शादी में न वो उत्साह रहता है, न वैसे लड़के मिलते हैं, न चुनने का अवसर। उनमें से छटे हुए माल में से भी हम देखते हैं कि कौन सा लड़का है जिसमें कोई दुर्गुण नहीं हो, व्यसन नहीं हो, केयरिंग नेचर हो, मेरा ख्याल रखे। एक समझौतों वाली शादी होती है, उत्साह नहीं रहता है। समाज में रहना है, शादी तो करना पड़ेगी ना। तो क्यों ना हम अभी से
ऐसी तपश्चर्या करें कि जब हम कुछ बन जाएं, पढ़ाई पूरी कर लें, हमारी छवि घर में या समाज में इतनी अच्छी हो कि कितनी विनम्र है, भाषा उसकी कितनी शालीन है, सम्मानजनक ढंग से बात करती है, और धैर्य है, सहन शक्ति है। बड़े कुछ बोलते हैं, डांट करके भी तो भी बुरा नहीं मानते, उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती। ये सब बातें हर कोई देखता रहता है। और कौन से अवसर पर कैसी पोशाक पहन के जाना है, ड्रेसिंग सेंस, और फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे। भाई कोई गुजर गया, आपको लोग बंठन के जाओ मुस्कुराते हुए, क्या बोलेंगे? अरे हमारा परिवार का सदस्य गुजर गया है, इसको खुशी हो रही है, देखो कैसे बंठन किया ये। अच्छा, किसी की शादी पे आप जाओ, बहुत ही साधारण कपड़े, मुंह सूजा मूजा, क्या कहेंगे वो? भाई हमारे बेटे की शादी हो रही है, ये दुखी है उससे। भाई हमारे कपड़े और हमारा खास करके बॉडी लैंग्वेज, आपको मालूम है वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस कितना होता है, वर्बल और कितना नॉन वर्बल? 30% सिर्फ वर्ड वर्बल होता है बेटा, बाकी बॉडी लैंग्वेज, आपके चेहरे के भाव 70% उससे सामने वाले को प्रभावित होता है। अभी देखो, जी न्यूज़ पे पहले सुधीर चौधरी था, वो जो बोलता है उसकी आवाज़ में उस प्रकार की जुनून, संवेदना, यानी जैसे जैसे वो पढ़ता है उस हिसाब से वो फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज वैसी होती थी, लोग ध्यान से उसको सुनते थे, समझते थे। अभी जो दूसरा आया है कोई रोहित करके, वो ऐसे पढ़ता है जैसे लोरी दे रहा हो, लोगों को नींद आती है। उस समाचार की क्या गहराई है, उस हिसाब से वो बोल नहीं पाता है, तो लोग इधर से उधर शिफ्ट हो गए सब। तो हमारी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, हाथों से, हर तरह से एक उत्साह झलकता है। जैसे खुश होते हैं तो हमारे सहेलियां समझ जाती हैं, आज तो बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है। और जब हम अंदर से उदास होते हैं तो भी पकड़ लेती है, क्या बात है, आज बहुत उदास हो, क्या हो गया। यानी हमारी बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन सामने वाला ताड़ जाता है जी, प्रभाव है उसका। तो ये हमें हमारी माँ भी सिखाती है, हमारे टीचर्स भी सिखाते हैं, बशर्ते हम में सीखने की ललक हो। देखो बिटिया, एक ही क्लास में टीचर तो सबको एक जैसा पढ़ाती है, फिर क्या कारण है कि एक बिटिया तो फर्स्ट रैंक आती है, दूसरी 10 पे, तो 20 पे, कोई फेल। व्हाट इज द रीजन? खड़े होकर जवाब दो और माइक पे बोल। माँ कहा गया आलो का भी जाना था, अरे भाई माइक दो, सब सुने ना। गुड़िया बिटिया आपकी बातों में दम है, इसलिए सब सुने, दिखने में छोटी हो। जय हिंद भाऊजी एवं मेरे सभी शिक्षकगण एवं उपस्थित मेरे सभी सहपाठियों, मेरा नाम गुड़िया शर्मा है। जैसे भाऊजी ने पूछा कि क्लास में हमारी शिक्षिकाएं पढ़ाती हैं, पर हम उसमें क्यों नहीं अव्वल आते हैं या प्रथम वर्ष से क्यों नहीं आते हैं, तो मेरा मानना ये है कि जो भी शिक्षक पढ़ाएं उस पर हम, पहली बात तो क्लास में सभी बच्चे होते हैं तो थोड़ा बहुत तो शोर शराबा होता ही है, जिस वजह से हमारा मस्तिष्क है इधर उधर भटकता है। तो हम जहाँ भी पढ़ें, जो भी पढ़ें, वहाँ पे हम प्रेजेंट माइंड रखें, आउट ऑफ प्रेजेंट ना करें। और जो भी हमारे टीचर पढ़ाएं, अगर हमें समझ में नहीं आता है उनसे फ्री पीरियड में पूछें या लंच टाइम पे पूछ लीजिए, या घर जाके आप खुद से उसको प्रैक्टिस कर दिए या उसको आधे घंटे अपने टाइम देख के समझिए। अगर फिर भी नहीं आए तो आप दूसरे दिन कॉलेज आइए या कहीं आप ट्यूशन वगैरह जाती हैं वहाँ पूछ लीजिए। अगर आपकी शिक्षिका आपके थोड़ा वो व्यस्त रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, अगर नहीं दे पा रही है फिर भी आप उन्हें कॉल करके या मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, वो समझा देती हैं। मेरे साथ
तो ऐसा होता है, जो मैं नहीं समझ में आता है तो मैं आती हूँ क्लास में, और राना मैम बहुत अच्छी हैं, वो मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करती है, जैनब मैम है, चित्रा मैम है, ये सारी टीचर्स हैं जो बहुत हेल्प कितनी करती मैम हैं? थैंक यू सभी को। सब मैम जो है एक जैसी हैं। हाँ भाजी, वो तो है, सभी टीचर नहीं, ऐसे बोलने से नहीं, सिद्ध करो, प्रूव इट। भाजी अभी तक मुझे कॉलेज में आए हुए सिर्फ 1 ही महीना हुआ है। अरे और एक दिन में प्रूव हो जाता है, 1 महीना बहुत होता है भाई। इसका जवाब अधूरा है अभी। कोई और इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहे तो कर सकता है। हाँ, ये लो लता जी, एनी हाउ, आलोक जी। वंदे मातरम। वंदे जी, मातरम मेरा बेटा। नाम मैमुना खान है। मैं हाँ फूड जी। एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। हाँ। मेरा मानना ये है कि कई जो लड़कियाँ होती हैं जो प्रथम आती हैं, उनके अंदर सीखने की भावना होती है और आत्मविश्वास होता है कि हमें प्रथम आना ही है। इतना ही कहना चाहूँगी मैं। भाई देखो, आप में सीखने की ललक भी है, आत्मविश्वास भी है, लेकिन यदि आप वहाँ बैठ करके टीचर के दोष का विचार करेंगी कि ये इसमें कमियां हैं, उसका निकनेम रखेंगी, उसके प्रति आपके मन में श्रद्धा, विश्वास, सम्मान का भाव नहीं है बिटिया। ये मनोविज्ञान है, मानवीय मनोविज्ञान। जिसके प्रति हमारा श्रद्धा, विश्वास, सम्मान का भाव है, जैसे माता पिता है हमारे, उनकी बात न केवल हम ध्यान से सुनते हैं वरना उसे जीवन में अपनाते भी हैं। जी बाबूजी। यहाँ भी वैसा ही है। जिस स्टूडेंट की टीचर में भाव है, वो श्रद्धा, विश्वास और सम्मान का, उसमें वो उसकी कमियां नहीं देखता, उसके गुण देखती है, तो वो ध्यान से सुनेगी भी, समझेगी भी। और टीचर भी ताड़ जाते हैं कि कौन सुन रही है, किसका शरीर यहाँ है, मन कहीं और है, लेकिन वो बोलती नहीं है कि दूसरी जो सुन रही है ध्यान से, उनको टाइम को क्यों मैं वेस्ट करूं, उसको नहीं सुनना है तो नहीं सुने। और उसके मन में भाव भी नहीं है मेरे प्रति, कभी भी विश नहीं किया, ठीक है, नहीं करे। टीचर को सम्मान देने से उनको कुछ नहीं मिलता है, जो कुछ आए लौट के हमको मिलता है उनका बहुत सारा आशीर्वाद, सहयोग, प्यार। उस बिटिया को वो एक्स्ट्रा टाइम में भी पढ़ाती है, यहाँ तक वो घर में हो, आपने रिंग किया, आपको उसी समय सब समझा देती है, क्योंकि आपके अंदर उसके लिए जो शुभ भावनाएं हैं। भाई सब अंदर से जुड़े हुए हैं ना। कई बार आपने देखा होगा, कोई आपसे बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है, अंदर से आपको कोई आवाज़ देता है, संभलना, ये बाहर से मीठी बोल रही है, अंदर कुटिल है, तुम्हें ठगने आई है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कौन बताता है? वो जिसके द्वारा सब जुड़े हुए, एक ही नूर तो है सब में। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। ये तो हमने बनाया ना। वो गीत है मोहम्मद रफ़ी का, कुदरत ने तो खलकी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। वो गीत है ना, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है। ये सब हमने ही किया है जी, ये सब बखेड़े हमने अपने निज स्वार्थ में किए हैं। ऊपर वाले ने तो हमको सबको एक जैसी सुख सुविधा दी है, इतनी बढ़िया जगह। ये एक भारत देश है, 0 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक के टेम्परेचर जोन्स हैं, यहाँ अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियाँ पैदा होती है। हमारा आयुर्वेद धन्वंतरी से लेकर के बाघभट्ट चरक बहुत पुराना है, और कैंसर तक का इलाज इन जड़ी बूटियों से होता था। गुलामी के समय में वो हमारे सब शास्त्र जला दिए, आपको मालूम है। तक्षशिला में बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, वहाँ ओरिजिनल पांडुलिपि पड़ी हुई थी, सब 3 मंजिला इमारत,
उसको किसी शासक ने आग लगा दी। 3 दिनों तक वो धधकता रहा, इतनी सब किताबें थी। अब जिनके पास घर में पुस्तकें अपने रखी हुई थी, उसके आधार पर फिर आयुर्वेद आगे चला। तो आज भी ये एलोपैथी तो अंग्रेज ले आए। क्यों? उनके यहाँ एक ऐसे टेम्परेचर जोन नहीं है, बर्फ ही बर्फ है। वहाँ कोई झाड़ झंखाड़ उगता ही नहीं है, बर्फ में क्या उगेगा। तो उन्होंने अलग अलग केमिकल्स पे प्रयोग किए। भाई जैसे पैरासीटामॉल को उसने दिया तो उसे टेम्परेचर डाउन हो गया, तो उसका नाम रख दिया भाई पैरासीटामॉल, और ये बुखार में काम आएगी। उनकी मजबूरी है। आज भी कोरोना से वहाँ यूएस में लोग बहुत मर रहे हैं जी, बहुत मर चुके हैं। लेकिन हमारे यहाँ कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं हम कि इन जड़ी बूटियों के द्वारा उस समय हमको परमिशन नहीं दी गई दूसरी देशी पद्धतियों को, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, योगा, सिद्धा, बहुत सारी देशी पद्धतियाँ हैं जी। आज रिसर्च के बाद WHO भी कहता है कि भारत में जो देशी पद्धतियाँ हैं वो कोरोना में ज़्यादा इफेक्टिव है। उस समय ड्रग माफियाओं के प्रभाव में आकर के इन्होंने बाकी सबकी दुकान बंद करा दी थी कि सिर्फ एलोपैथी वाले ही कोरोना की इलाज करेंगे, जबकि उनके पास कोई इलाज ही नहीं था। वो तो मोदी जी गए पुणे, और दोनों ही जो वैक्सीन बनाने वाली थी, एक सरकारी थी एक गैर सरकारी थी पूनावाला जी की, उनको मोटिवेट किया, मदद की, तो उन्होंने बहुत जल्दी वो वैक्सीन बना ली और हमको पूरे देश में युद्ध स्तर पर लगवाई, तो बच गए जी। और पूरे विश्व में कई देशों को हमने उस समय वो वैक्सीन भेजी, जिसके लिए अभी भी वो ऋणी रहते हैं। UN की जब भी होती है उसमें वो कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि समय पर भारत हमें मदद करता है हर बात में। अभी श्रीलंका में कितना हुआ, भारत ने उसको मदद की, वो बोलता है हमेशा। भाई चाइना मेरा दोस्त है, लेकिन भारत के साथ हमारा भाई भाई का रिश्ता है। हमारी संस्कृति एक है, और समय पर भारत ने हमको मदद की, नहीं तो हमारा देश में क्या गृह युद्ध फैल जाता। तो भारत का तो हमेशा यही रहा है कि पड़ोसियों को जितना हो सके सहयोग करे, सबके साथ प्रेम के साथ रहें, क्योंकि प्रेम में ही आनंद है, विकास है। शांति काल में विकास होता है, विध्वंस काल में विनाश होता है। आप देख रहे हैं रशिया का क्या हाल हो गया है। जो अपने आप को तुर्रम खां समझ रहा था, अब पीछे चला गया। उसने जो जीत लिए थे क्षेत्र, वो यूक्रेन वापस उसको ले रहा है जी। लेकिन युद्ध नहीं लड़ते तो दोनों बहुत अच्छे देश होते हैं। वो अपना काम करता है, गेहूं काफ़ी देशों को यूक्रेन पहुंचाता है। उसके पास कई भंडार हैं, गैस के, क्रूड ऑयल के, लिथियम जिससे बैटरी बनती है, उसके पास भंडार है। देखो बेटा, ये मर्यादा है। यदि आपसे कोई बड़ा बात कर रहा है, संसार में कुछ भी हो रहा है, आपको इधर देखना है। और यदि आपके जैसे अब कारपोरेट में जाके कहीं भी नौकरी पे लगोगी, आपका बॉस कुछ समझा रहा है और आपने उधर से जो गुजर रहा है उसकी तरफ देखा, नौकरी गई आपकी। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ तो मेरे को सुनना, उसको क्यों देखती है? ये एटिकेट्स नहीं है। कोई बात नहीं, जैसी प्रभु की इच्छा। शायद मेरे लिए इतना ही लिखा था बोलना।